देखिए, हमने प्लासी को डिस्कस किया था। एक बार आज हम लोग इसको दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। प्लासी का युद्ध, तो जब बात करते हैं प्लासी का युद्ध तो एक बेसिक इंफॉर्मेशन तो हमने आपको बता ही दिया था कि प्लासी का युद्ध जो है जून 1757 में क्या हुआ, लड़ा गया। ठीक है, प्लासी बंगाल में भागीरथी नदी के तट पर स्थित क्या है, एक मैदान है जहां पर बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और क्लायू यानी ब्रिटिश कंपनी के बीच यह युद्ध लड़ा जाता है। लेकिन इस युद्ध के लड़ने का जो मूल कारण है उसको कल हमने पॉइंट आउट कर दिया था कि इसके बेसिक रीजंस क्या थे। लेकिन यदि प्रश्न ये पूछ ले कि प्लासी के युद्ध के कारणों का समालोचनात्मक परीक्षण करिए, तो फिर आपको थोड़ा सा यहाँ पे अलग तरीके से भी सोचना होगा। सोचने का मतलब है कि जब समालोचनात्मक परीक्षण की बात की जाती है, ठीक है, तो उसमें हमें पक्ष और विपक्ष दोनों को ध्यान में रखना होता है। हम दोनों चीजें दिखाते हैं और बाद में फिर अपना उस पर निष्कर्ष एक देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे किताबों में या जैसा आपने पढ़ रखा है या जैसा स्टेटमेंट इतिहासकारों का प्लासी युद्ध पे आया है, हम केवल उस स्टेटमेंट को ही नहीं रखेंगे। रखने का तो हम दोनों पक्ष दिखाएंगे, बट उसमें अपना एक व्यू होना क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है। तो उस चीज को भी हमें समझना जरूरी है। तो जैसे प्लासी युद्ध आप देख रहे हैं कि जून 1757 में प्लासी युद्ध जो है नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज यानी ब्रिटिश कंपनी के बीच क्या हुआ, लड़ा गया। अब इसमें एक चीज आपको यह समझना है कि प्लासी युद्ध का कारण, ठीक है, प्लासी युद्ध का कारण, तो प्लासी युद्ध का कारण, लेकिन यदि इसकी समालोचनात्मक समीक्षा पूछ ले, यह कह दे आपसे, प्रश्न दे दे मेंस में कि प्लासी युद्ध के कारण की समालोचनात्मक परीक्षण करें, प्लासी युद्ध के कारण की समालोचनात्मक परीक्षण करें। ठीक है, एक ये प्रश्न आ सकता है। दूसरा प्रश्न आपसे पूछ सकता है मेंस में, प्लासी युद्ध के प्रभाव या महत्व को, प्लासी युद्ध के प्रभाव या महत्व को पूछ सकता है। प्रभाव, प्लासी युद्ध के प्रभाव या महत्व, इंपॉर्टेंस। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका मेंस का बन सकता है। ठीक है, यूपीएससी जब भी क्वेश्चन पूछती है किसी एक बेसिक पॉइंट को उठा के आपसे क्वेश्चन पूछेगी। सीधे सीधे वो नहीं कहेगी कि आप कारण को डिस्कस करिए या सीधे इंपॉर्टेंस को डिस्कस करने के लिए आपको नहीं देगी। उसमें या तो किसी हिस्टोरियन का स्टेटमेंट ऐड कर देगी या समालोचनात्मक परीक्षण की बात करेगी, आलोचनात्मक परीक्षण की बात करेगी। तो एक बात, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, समालोचनात्मक परीक्षण का मतलब होगा कि पक्ष विपक्ष दोनों को दर्शाते हुए आप अपने उसमें एक अपना निष्कर्ष आप क्या करें, दे। ठीक है, अब कल हमने आपको बताया था कि जब हम कारण की तरफ जाते हैं तो कारण में कई कारण सिंपली दिखाई देते हैं। ठीक है, जैसे एक कारण ये था कि भाई जो ब्रिटिश कंपनी थी वो जो कार्टेज सिस्टम था उसका क्या कर रही थी, दुरुपयोग कर रही थी, कार्टेज व्यवस्था का दुरुपयोग। कल मैंने इसको बताया था आपको कि कार्टेज व्यवस्था का कंपनी क्या कर रही थी, दुरुपयोग कर रही थी। ठीक है, अब सीधे सीधे पहले देख लेते हैं कि सामान्य तौर पर हमें क्या कारण दिखाई देते हैं, जिनको कल मैंने आपको बताया था। तो उसमें एक था कार्टेज व्यवस्था का दुरुपयोग, जिससे सिराजुद्दौला क्या था, नाराज था, क्योंकि इससे भारतीय व्यापारियों को और अन्य यूरोपीय कंपनी के व्यापारियों को लॉस हो रहा था। ठीक है, और दूसरा ये था नाराजगी का कारण कि इस कार्टेज सिस्टम का ब्रिटिश कंपनी के व्यापारियों द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा था, क्योंकि इससे वो अपने निजी व्यापार को प्रमोट कर रहे थे। ठीक है, दूसरा रीजन ये था कि कृष्ण बल्लभ को क्या करना, शरण देना, कृष्ण बल्लभ को शरण देना, यानी कंपनी ने कृष्ण बल्लभ को अपने यहां क्या किया, संरक्षण दिया, जिससे सिराजुद्दौला बेहद क्या हुआ, नाराज हुआ। एक नाराजगी का रीजन ये भी था। तीसरा रीजन ये था कि जो विलियम फोर्ट है यानी कलकत्ता, उसका बिना अनुमति के क्या करना, दुर्गीकरण करना, विलियम फोर्ट का दुर्गीकरण, यानी नवाब से इसकी परमिशन न लेना और अपने दुर्ग का क्या करना, दुर्गीकरण करना। नवाब इस पे ऑब्जेक्शन भी करता है, फिर भी ब्रिटिश कंपनी इसका दुर्गीकरण क्या करती है, चालू रखती है। उसने इसको रोकने की कोशिश नहीं की। ठीक है, ये तो मूल रीजन हो गए इनकी नाराजगी के। ठीक है, अब प्रश्न ये है कि जब प्लासी युद्ध हो गया, प्लासी युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला हारे, तो यहां पर इसको जस्टिफाई करने के लिए जो साम्राज्यवादी हिस्टोरियन हैं उन्होंने अपना लेखन कार्य करना शुरू किया।
क्योंकि आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि साम्राज्यवादी इतिहासकारों का जो लेखन है वह पूरी तरह इस बात पे फोकस करता है कि हम किस तरह से भारत में जो साम्राज्यवादी उपनिवेशवाद है उसे जस्टिफाई करें अपनी लेखन कला के माध्यम से। तो यहां पर जब उन्होंने लिखना शुरू किया, जैसे डार्डविल एक हिस्टोरियन है बेटा, डार्डविल, तो डार्डविल जो है, डार्डविल एक हिस्टोरियन है, डार्डविल और ओर्म, डार्डविल और ओर्म का मानना है कि यहां पर जो प्लासी युद्ध लड़ा गया ब्रिटिश कंपनी और नवाब सिराजुद्दौला के बीच, उसमें ब्रिटिश कंपनी का कोई दोष नहीं है। वो ब्रिटिश कंपनी के दोष को बताने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि सिराजुद्दौला अपनी जनता के बीच ही अनपॉपुलर था, यानी जनता उसे पसंद नहीं करती थी, वो बेहद क्रूर और अत्याचारी था। समझ गए नहीं? यानी ये अपनी लेखन कला से इस बात को समझाना चाह रहे हैं कि जो प्लासी हमने लड़ा वो प्लासी हमने अपने बेनिफिट के लिए नहीं लड़ा, बल्कि बंगाल की जनता में एक क्रूर प्रवृत्ति के शासक को विस्थापित करने के लिए हमने ये युद्ध लड़ा। बात समझ रहे हैं नहीं? सोचिए, मतलब अपनी लेखन कला के माध्यम से ये इस बात को बताना चाह रहे हैं कि जो प्लासी हुआ है उसमें ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन है? नवाब है, क्योंकि नवाब जनता के बीच लोकप्रिय नहीं है, वो क्रूर प्रवृत्ति का है, वो अलोकप्रिय है। और इसी घटना को साबित करने के लिए देखिए, एक तरफ डार्डविल क्या कह रहा है, डार्डविल बेटा कह रहा है कि डार्डविल का कहना है कि जो प्लासी का युद्ध है, ठीक है, यह इसलिए लड़ा गया क्योंकि बंगाल का नवाब क्या है? क्रूर प्रवृत्ति का है। नवाब जो है वह क्रूर प्रवृत्ति का है, जनता के बीच क्या है? अलोकप्रिय है, जनता इसे पसंद नहीं करती। और इसी बात को जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने प्रूफ क्या दिया? प्रूफ इसका क्या है बेटा? इसका प्रूफ है हालवेल द्वारा उल्लिखित घटना, जिसे हम क्या कहते हैं? ब्लैक होल की घटना। ब्लैक होल की जो घटना हुई थी, जिसको कल हमने आपको बताया था कि ब्लैक होल की घटना, यह घटना आपको पता है कि भाई 20 जून 1756 को हुई, 20 जून 1756 को होती है ये घटना। इस घटना की चर्चा कौन करता है? हालवेल करता है। हालवेल ये कहता है कि नवाब सिराजुद्दौला 146 लोगों को 14/18 की एक कमरे में क्या करता है? बंद कर देता है, जहां सफोकेशन से 123 लोगों की डेथ हो जाती है। यानी यहां पर वो हालवेल अपने इस चर्चा के माध्यम से उसी डार्डविल की स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर रहा है। यानी डार्डविल का जो स्टेटमेंट है कि नवाब क्रूर प्रवृत्ति का है, उस क्रूर प्रवृत्ति को किसके माध्यम से प्रूफ करने की कोशिश की गई? हालवेल के इस उल्लेख के माध्यम से। यहां पर इस ब्लैक होल घटना के थ्रू ये जस्टिफाई करने का प्रयास किया गया कि नहीं, वास्तव में नवाब क्रूर था। क्रूर न होता तो वह 146 लोगों को इतनी छोटी सी कमरे में बंद न करता, जिससे सफोकेशन से 123 लोगों की क्या हो जाती? मृत्यु हो जाती। यानी इसका मतलब है कि ये घटना कहीं न कहीं जो है, ये घटना कहीं न कहीं क्या है? एक गढ़ी हुई कहानी है। और इसका प्रमाण क्या है? प्रमाण यह है बेटा कि यदि यह घटना हुई होती जिसकी चर्चा हालवेल कर रहा है, तो इस घटना का उल्लेख उस समय का जो बंगाल का इतिहास लिखा गया, तत्कालीन समय में जो बंगाल का इतिहास उस समय लिखा गया है, ठीक है, वो किसके द्वारा लिखा गया? सियारुल मुख्तैरिन ग्रंथ में लिखा गया, गुलाम हुसैन के। तो सियारुल मुख्तैरिन ग्रंथ में कहीं भी इस घटना की चर्चा नहीं है। इसका मतलब हुआ कि वास्तव में हालवेल सिराजुद्दौला को बदनाम करने के लिए इस घटना को एक काल्पनिक आकार दिया है, ये रियल घटना नहीं है। ठीक है, क्योंकि सियारुल मुख्तैरिन जो उस समय के बंगाल के इतिहास पर लिखी गई किताब है गुलाम हुसैन की, इस किताब में कहीं भी उस घटना की चर्चा नहीं है। बात समझ में आई? तो ये तो डार्डविल का आरोप है कि हमने इस वजह से प्लासी लड़ा। समझ गए नहीं? अब हमारा यह दायित्व है कि हम इस बात को समझें कि क्या डार्डविल ओर्म का स्टेटमेंट ये सही है? क्या वास्तव में नवाब क्रूर था, या नवाब की नवाबियत को समाप्त करने के लिए, जनता को राहत पहुंचाने के लिए इन्होंने युद्ध लड़ा? जी नहीं, हमें परखना होगा कि वास्तव में रियलिटी क्या थी। रियलिटी ये थी बेटा प्लासी लड़ने का कि जो ब्रिटिश कंपनी है उसे अपने दस्तक का क्या करना है? उपयोग करना है, दस्तक को बनाए रखना है। यानी जो कार्तेज सिस्टम है उसे क्या करना है? बनाए रखना है, उसे बनाए रखना है। और इसके लिए उनको क्या चाहिए? एक अपना अनुकूल नवाब चाहिए जो इस व्यवस्था से किसी भी तरह का विरोध ना करे। ठीक है, जो इस दस्तक सिस्टम को क्या करे? बनाए रखे। ठीक है, नंबर एक।
दूसरा, अब जो है, अब यूरोपीय कंपनी अपने आप को एक पॉलिटिकल इंटरफियरेंस के लिए तैयार कर रही थी। अब उसे ये इस बात का अंदाजा लग चुका था कि हमें अपने आर्थिक लाभ को मैक्सिमाइज करना है, तो हमें यहां की पॉलिटिक्स में इंटरफियर करना होगा। और ये एक उचित अवसर था, और उचित अवसर इस बात के लिए था क्योंकि उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए कंपनी इस बात को समझ चुकी थी कि इस समय बंगाल में एक ऐसे नवाब को लाया जा सकता है जो अपने फेवर में हो या अपने फेवरेबल हो। इसलिए उन्होंने, देखिए, सिराजुद्दौला के बाद जो है सत्ता अपने हाथ में नहीं लिया, ठीक है, उन्होंने नवाब बनाया किसको? मीर जाफर को। इसका रीजन है क्योंकि मराठे हिंदुस्तान में अभी जिंदा है, मराठे हिंदुस्तान में अभी क्या है? जिंदा है, ठीक है। तो मराठों के रहते हुए ये ऐसा कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं करना चाहेंगे जो आने वाले भविष्य में इनके लिए क्या हो? नुकसानदायक हो, ठीक है। और इसलिए आप देख सकते हैं कि जैसे ही प्लासी तृतीय युद्ध में मराठे हारेंगे, वैसे ही ये क्या करेंगे? बक्सर लड़ेंगे 64 में, और बक्सर लड़ने के बाद पूरी तरह से इन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स में बंगाल से अपनी क्या करेंगे? भागीदारी शुरू कर देते हैं। नहीं समझे? इसीलिए कहा जाता है पानीपत तृतीय युद्ध जो है वह एक तरह से प्लासी और बक्सर के बीच क्या था? एक ब्रिज था, एक पुल था। समझे कि नहीं समझे? वो क्या था? एक पुल था। यहां तक कहानी समझ में आई कुछ? अब प्रश्न ये है कि महत्व क्या है इसका, जरा वो देख लेते हैं। इसका इंपॉर्टेंस क्या हुआ बेटा? प्लासी युद्ध का महत्व, ठीक है, इसको ध्यान से समझना बेटा। प्लासी युद्ध का क्या इंपैक्ट हुआ? प्लासी युद्ध का इंपैक्ट क्या हुआ? पहला इंपैक्ट ये हुआ कि प्लासी युद्ध जीतने के बाद आपने देखा कि बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला बड़ी आसानी से क्या हुआ? हार गया, ठीक है। और हारने के बाद अंग्रेजों के पास ये अपॉर्चुनिटी थी कि वो बंगाल का नियंत्रण, पॉलिटिकली नियंत्रण अपने हाथ में ले सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन फिर भी अप्रत्यक्ष रूप से बंगाल में उनकी राजनीतिक भागीदारी क्या हो गई? शुरू हो गई। तो आप पहला इंपॉर्टेंस तो इसका ये रहा कि ब्रिटिश कंपनी का बंगाल में ब्रिटिश कंपनी का बंगाल में राजनैतिक नियंत्रण प्रारंभ हो गया। इसको आप इनडायरेक्टली कहिए अप्रत्यक्ष। क्यों कहेंगे अप्रत्यक्ष? क्योंकि अभी उन्होंने सत्ता अपने हाथ में नहीं लिया, बल्कि मीर जाफर को एक कठपुतली नवाब के तौर पर बेटा उन्होंने क्या किया? बैठा दिया, जस्ट लाइक पपेट। कठपुतली नवाब थे मीर जाफर, उनको क्या किया गया? नवाब बना दिया गया। दूसरा सबसे बड़ा इंपैक्ट ये रहा कि इस घटना ने इस बात को प्रूफ कर दिया कि कंपनी का जो नेचर था पहले, व्यापारिक वाला नेचर, वो नेचर अब क्या हो गया? बदल गया। जो कंपनी आज से 150 साल पहले एक व्यापारी समूह के रूप में आई थी, अब वह मात्र एक व्यापारी नहीं रह गई, एक व्यापारी कंपनी नहीं रह गई, अब वह एक कहीं न कहीं राजनीतिक इकाई के रूप में क्या हो गई? बदल गई, ठीक है। तो यहां से कंपनी का व्यापारिक स्वरूप क्या हो गया? परिवर्तित हो गया। कंपनी का व्यापारिक स्वरूप बेटा क्या हुआ? परिवर्तित हुआ। व्यापारिक स्वरूप परिवर्तित हो गया, यानी अब जो है कंपनी का जो स्वरूप है वो कैसा हो गया? राजनीतिक, ठीक है। कंपनी का नेचर जो है अब कैसा हो गया? पॉलिटिकल हो गया, ठीक है। अब भारत की पॉलिटिक्स में इंटरफियरेंस कंपनी ने क्या किया? शुरू किया। आप ये भी कह सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार का औपनिवेशिक साम्राज्यवाद यहीं से क्या होगा? प्रारंभ होगा। साम्राज्यवाद का मतलब हुआ कि अब ब्रिटेन भारत के भूभाग पर अपना पॉलिटिकली क्या कर रहा है? नियंत्रण कर रहा है। तो आप इसे कह सकते हैं कि औपनिवेशिक साम्राज्यवाद का यहां से क्या होता है? प्रारंभ। औपनिवेशिक साम्राज्यवाद का यहां से क्या होगा? प्रारंभ है। औपनिवेशिक साम्राज्यवाद का यहां से बेटा क्या हो गया? प्रारंभ हो गया, ठीक है। इसके बाद अभी तक आपने देखा कि जो कंपनी का व्यापारिक नेचर था वो ये था कि भाई इंग्लैंड से बुलियंस कंपनी लाती थी, बदले में आपसे वस्तुएं ले जाती थी, ठीक है। अब उन्होंने जब बंगाल पे अपना नियंत्रण किया, यानी बंगाल को जब जीता, तो अब उन्होंने ये परंपरा क्या की? बदल दी।
अब भारत में जो है, जो कैपिटल है, जो पूंजी है, उसी को यूटिलाइज करने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि अभी पूरी तरह से नहीं होगा, लेकिन बक्सर के बाद पूरी तरह से दिखाई देगा आपको। हाँ, प्लासी के बाद भी बड़े लेवल पर उन्होंने व्यक्तिगत उपहार अर्जित किए क्लायू ने, और क्लायू के साथ साथ कंपनी ने भी बड़े स्तर पर उपहार प्राप्त किया मीर जाफर से। साथ में कहीं न कहीं 24 परगना का रेवेन्यू उन्होंने अर्जित किया। यानी एक बड़ी पूंजी उन्होंने बंगाल से क्या किया, प्लासी के बाद प्राप्त किया। ठीक है, तो अब भारत के ही कैपिटल से, भारत की ही पूंजी से वो अपने व्यापार को एक नया रूप देने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। यानी आप इसे दूसरे नजरिए से देखें तो आप ये कह सकते हैं कि यहां से भारत का आर्थिक दोहन क्या होगा, शुरू होगा। यानी जिस थ्योरी को दादा भाई नेहरू जी आगे चलकर 1866-67 में देते हैं, जिसे हम ड्रेनवेल थ्योरी कहते हैं, वह थ्योरी यहीं से शुरू होना आपको दिखाई देने लगेगी। यानी भारत का पैसा अब भारत से बाहर जाना शुरू होगा। अभी तक आप क्या थे, एक तरह से प्रॉफिट में थे, बेनिफिट में थे। ठीक है, तो यहां से जो है आप देख सकते हैं कि अब कंपनी भारतीय पूंजी से व्यापार करेगी। अब कंपनी क्या करेगी, भारतीय पूंजी से बेटा व्यापार करेगी, और यहीं से आपका धन बहिर्गमन की थ्योरी क्या होती है, प्रारंभ होती है। यहां से धन का बहिर्गमन क्या होगा, शुरू होगा। यानी भारत का धन भारत से बाहर जाना क्या कर देगा, शुरू कर देगा। ठीक है, यहां से भारत का धन भारत से बाहर जाना क्या होता है, प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद प्लासी युद्ध ने एक और लाभ ये पहुंचाया माने अंग्रेजों को, कि अंग्रेजों को अगला प्रॉफिट ये हुआ इससे कि प्लासी ने बक्सर की पृष्ठभूमि को बेटा क्या किया, निर्धारित किया। प्लासी ने बक्सर की पृष्ठभूमि को क्या किया, निर्धारित किया। कैसे बक्सर की पृष्ठभूमि कैसे निर्धारित हुई? कहा जाता है कि बक्सर की पृष्ठभूमि इस वजह से निर्धारित हुई क्योंकि प्लासी जीतने के बाद ब्रिटिश कंपनी का मनोबल क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, मनोबल बढ़ा कैसे, बढ़ा इस वजह से बेटा कि प्लासी में क्लायू ने इस बात को प्रूव किया कि भारत के लोगों के खून में भ्रष्टाचार है। यहाँ के लोगों में कहीं न कहीं अपनों के खिलाफ ही गद्दारी का एक भाव है। उनको पैसे से खरीदा जा सकता है, उनको मोबिलाइज किया जा सकता है और उनको अपने पक्ष में लाया जा सकता है। इस बात को मीर जाफर की गद्दारी ने, या ये कहिए राय दुर्लभ जगत सेठ की गद्दारी ने क्या कर दिया था, प्रूफ कर दिया था। ठीक है, तो यहां पे जो है आप ये देख सकते हैं कि इससे कंपनी को इस बात का भी आभास हो चुका था कि हम भारत को आसानी से क्या कर सकते हैं, जीत सकते हैं, जिसका इंपैक्ट क्या है, अगला बक्सर का युद्ध। दूसरी बात यह कि प्लासी ने कहीं न कहीं जो है एक तरह से ब्रिटिश कंपनी को अतिरिक्त संसाधन भी क्या किए, उपलब्ध कराए। ब्रिटिश कंपनी को अतिरिक्त संसाधन क्या हुआ, मिला। और इस अतिरिक्त संसाधन का मतलब हुआ कि इनको धन प्राप्त होना, संसाधन उपलब्ध होना, जिससे इनको फायदा हुआ कहां पे, साउथ बेटा, तृतीय कर्नाटक युद्ध में। और तृतीय कर्नाटक युद्ध में आपने ये देखा कि कंपनी ने, ब्रिटिश कंपनी ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को बड़ी खूबसूरती से वांडीवास में धराशायी कर दिया। वांडीवास में क्या कर दिया, धराशायी कर दिया, समझ गए। और वांडीवास में जब कंपनी हार गई, फ्रेंच कंपनी बेटा, तो इनका जो आंतरिक द्वंद्व एक लंबे समय से अभी तक चला आ रहा था, वह आंतरिक द्वंद्व क्या हो गया, समाप्त हो गया। यानी अब भारत की भूमि में व्यापार की मोनोपोली को लेकर जो एक लंबा संघर्ष चल रहा था, वह क्या हो गया, समाप्त हो गया। और ब्रिटिश कंपनी ने इस बात को प्रूफ कर दिया कि नहीं, अब इंटरनल जो भारत का जो व्यापार है उस पर हमारा एक अधिकार है। तो उसको भी पाने में कहीं न कहीं प्लासी ने क्या की, मदद की। प्लासी के संसाधनों ने, यानी जो ब्रिटिश कंपनी को अतिरिक्त संसाधन की जो प्राप्ति हुई, इसने कहीं न कहीं आपको साउथ में तृतीय कर्नाटक युद्ध को जीतने में भी क्या की, मदद की। ठीक है, तृतीय कर्नाटक युद्ध को जीतने में इससे क्या हुआ, लाभ हुआ। ठीक है, तो ये फायदा भी आपको यहां पे देखने को क्या है, मिलता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त प्लासी ने और क्या इंपैक्ट पैदा किया, और क्या इंपैक्ट प्लासी से आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा प्रॉफिट ये हुआ कि अब बंगाल, जो अभी तक संशय में था कि बंगाल में कौन होगा सबसे बड़ा प्लेयर, अब यह भी प्रूफ हो गया कि बंगाल में सबसे बड़ा प्लेयर कौन होगा, ब्रिटिश कंपनी होगी। और यही बंगाल
भारत में अपने साम्राज्यवाद को स्टेब्लिश करने में कंपनी को सबसे बड़ी क्या करेगा, हेल्प देगा। तो प्लासी को हम कई नजरिए से बेटा देख सकते हैं। बात समझ में आई? प्लासी को कई नजरिए से हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं इसके महत्व। बात समझ में आई यहां तक? अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।